$600 बिलियन। पता है इतना अमाउंट इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है जितना इस बंदे के पास है। इसको नोबेल चाहिए, वो भी पीस में। ये बताता है कि वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट सिर्फ आर्मीज नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन बेयर करती है, इंक्लूडिंग यू। और मलेशिया में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ क्योंकि भाई इसको फैंसी बॉयज फॉर बिलियनर्स यानी बड़े बड़े लोगों के चोचले विथ जीरो साइंटिफिक स्टैंडिंग बोला है। यू वॉन्ट बिलीव कि ब्लैकबेरी फिर से लॉन्च हो रहा है। सीड राउंड्स और आईपीओ की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है, इंडिकेटिंग इकोसिस्टम एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। हेलो, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग टू अ न्यू मंडे एंड टू द चैनल मंडे मॉर्निंग टेक, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बिना किसी बकचोदी की। पहले हाइलाइट्स ऑफ द वीक। नया साल शुरू हुआ, हर कोई नए साल की विश की एक दूसरे को, सबका नया साल अच्छा रहा, बट नॉट फॉर निकोलस मादुरो। ये नाम आप शायद ही सुना होगा, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला नाम के एक देश पर अटैक किया और उसको अटैक करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनके वाइफ को अपने घर से उठा लिया अंडर सो मेनी चार्जेस। और इनका यूएस में ऑन वेरियस ग्राउंड चार्जेस पर ट्रायल भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वैसे हम ये चैनल में टेक, साइंस और इनोवेशन के बारे में बात करते हैं, बट दिस न्यूज इज रिलेटेड टू टेक इंडस्ट्री एज वेल। कैसे? ये मानो कि ट्रंप इज डूइंग इट फॉर 3 पीस। नो, नॉट फॉर पीस, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, पावर एंड पेट्रो डॉलर इक्वेशन, जिसका हिस्ट्री यूएस के साथ बहुत पुराना है। निकारागुआ से लेके पनामा तक, ईरान से लेके इराक तक। निकोलस मादुरो के कैप्चर से ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से प्राइसेस का फ्लक्चुएशन और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण गोल्ड की प्राइसेस में वॉलेटिलिटी। और अब वेनेजुएला की ऑयल कंट्रोल छीनने के बाद इंडिया, चाइना और ब्राजील पर 500% तारीफ, या जितने भी रशियन ऑयल बाइंग कंट्रीज है उन सब पर 500% तारीफ। मतलब ये ट्रंप को सिर्फ 2 ही चीज दिखाई देती है, तेल और तारीफ। आपका क्या ओपिनियन है, एक बार मुझे बताना। और टेक इंडस्ट्री के लिए इसका असर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सुधारने और यूएस डॉलर की मजबूती के रूप में भी दिखेगा, स्पेशली ऑन चाइनास एआई एंड चिप्स, क्योंकि चाइना के साथ वेनेजुएला का रिलेशन धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था कुछ ही टाइम पहले और ये यूएस नहीं चाहता था। और जब अब ईरान में इन्फ्लेशन के कारण प्रोटेस्ट हो रही है, वहां पर भी ट्रंप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसको नोबेल चाहिए, वो भी पीस में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे एक रिपोर्ट दिखाता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और डिफेंस का टोटल एनुअल कॉस्ट $19 ट्रिलियन, जिसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर $9 ट्रिलियन का, इंटरनल सिक्योरिटी $5.7 ट्रिलियन का, प्राइवेट सिक्योरिटी, वायलेंट क्राइम्स, होमिसाइड, रेफ्यूजीज, टेररिज्म, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग, ये सब जैसे इंडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल है इस एक्सपेंडिचर में। ये थोड़ा कम हो गया शायद, आप मुझे एक बार कमेंट में बताना अगर कम हो गया है तो। टेक्निकली अगर इस कॉस्ट को वर्ल्ड पॉपुलेशन पर डिवाइड करोगे तो हर इंसान पर लगभग $2300 से $2400 पर हेड आएगा, और ये पर ईयर का बर्डन है, जो क्लियरली ये बताता है कि वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट सिर्फ आर्मीज नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन बेयर करती है, इंक्लूडिंग यू। वही दूसरी तरफ पूरा साल, आई मीन लास्ट ईयर, ट्रंप और मस्क की फ्रेंडशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली एक भरत मिलाप देखा गया था, जब इलन मस्क ने ट्वीट भी किया था, और ये भी ट्वीट किया था 2026 इज गोइंग टू बी ए बैंगर। अब ट्वीट तो कर दिया, लेकिन बम्बू लगेंगे ये मालूम नहीं था, क्योंकि ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रुकी, क्योंकि ग्रॉक को इंडिया की गवर्नमेंट ने नोटिस दिया, क्योंकि ग्रॉक से ऑब्स्सीन और सेक्सुअलाइज्ड एआई इमेजेस इंक्लूडिंग लेडीज और चिल्ड्रन जनरेट होने की कंप्लेंट्स है, और आईटी एक्ट के अंदर एक्स प्लेटफॉर्म से तुरंत एक्शन और सेफगार्ड्स स्ट्रेंथन करने के लिए बोला भी गया। और मलेशिया में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मलेशिया की रेगुलेटर एमसीएमसी ने ग्रॉक के मिसयूज पर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जहां कंसर्न ये था कि एआई टूल से हार्मफुल और इंडिसेंट कंटेंट इजीली क्रिएट और सर्कुलेट हो रहा है, जो लोकल डिजिटल लॉस को वायलेट कर रहा था। फ्रांस में तो ये इशू और भी सीरियस हो गया, जहां गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने ग्रॉक जनरेटेड सेक्सुअल कंटेंट को प्रोसिक्यूटर्स के पास रिपोर्ट किया और बोला कि ये ईयू डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अगेंस्ट मैनिफेस्टली इलीगल कंटेंट हो सकता है, इसलिए लीगल एक्शन अब कंसिडर हो रहा है। और वही ऑन द अदर साइड, टेस्ला ने 2025 में ग्लोबल व्हीकल डिलीवरीज 1.63 मिलियन तक रिपोर्ट की, जो 2024 के 1.79 मिलियन से 9% डिक्लाइन था, और क्वार्टर 4 में 4,18,227 व्हीकल्स बेचकर एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से भी कम परफॉर्म किया। इस स्लो डाउन के चलते चाइनीज ऑटोमेकर BYD ने 2.26 मिलियन ईवीज बेचकर टेस्ला को ग्लोबल ईवी सेल से लीडर की पोजीशन से ओवरटेक कर लिया, मेकिंग ए मेजर शिफ्ट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। अब हर दिन कोई ना कोई लफड़ा झेलना पड़ता है इस बंदे को।
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हालांकि मस्क की नेटवर्थ को लेकर रिसेंट रिपोर्ट्स और एस्टिमेट्स में यह बताया गया है कि स्पेसएक्स का आईपीओ प्रिपरेशन और एक्सआई के वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से उनकी वेल्थ ब्रीफली $600 बिलियन के आसपास क्रॉस करती दिखी है। $600 बिलियन, पता है इतना अमाउंट इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है जितना इस बंदे के पास है। आपने कार का ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल के बारे में सुना होगा या फिर देखा ही होगा। वो रेंज रोवर में आता है, इवन एक्सयूवी 700 में भी आता है। इसको मस्क की टेस्ला ने डिजाइन किया था फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स एंड स्लिक डिजाइन। चाइना ने इस डोर हैंडल को सेफ्टी रिस्क मानकर अब बैन करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि एक्सीडेंट या पावर फेलियर के टाइम ये काम नहीं करता और रेस्क्यू भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 2027 से मैकेनिकल और मैनुअल डोर हैंडल्स मैंडेटरी होंगे, ताकि इमरजेंसी में बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ये डोर इजीली खुल सके। फिर न्यूज आती है एनवीडिया से, जहां हर साल CES इवेंट यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, एक एनुअल इवेंट जो हर साल जनवरी मंथ में लास वेगास USA में होता है, जहां दुनिया भर की टेक कंपनीज अपने लेटेस्ट गैजेट्स, AI प्रोडक्ट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी शोकेस करती है। एनवीडिया ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन AI कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेरा रूबिन लॉन्च, जो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर का सक्सेसर है, और 6 इंटीग्रेटेड चिप्स इंक्लूडिंग ए न्यू रूबिन GPU और वेरा CPU के साथ रैक स्केल AI सुपर कंप्यूटिंग को रिडिफाइन किया गया है, जिससे लार्ज स्केल इन्फ्रेंस परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बॉटलनेक्स स्ट्रांगली इंप्रूव होंगे। रूबिन प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन की गई है मॉडर्न AI वर्कलोड को हैंडल करने के लिए, जहां कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, और इसे प्रोडक्शन स्टेज पर अनाउंस किया गया है विथ डिप्लॉयमेंट प्लान्ड फॉर सेकंड हाफ ऑफ 2026 अक्रॉस मेजर क्लाउड एंड AI पार्टनर्स। लेकिन एनवीडिया ने जनरलिस्ट रोबोटिक इकोसिस्टम भी अनवेल किया, जिसमें रोबोट फाउंडेशन मॉडल्स, सिमुलेशन टूल्स और एड्स हार्डवेयर का फुल स्टैक शामिल है, जिसे कंपनी एंड्रॉइड ऑफ रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां रोबोट मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली लर्न और जनरलाइज कर सकता है। ये रोबोटिक्स इनिशिएटिव का फोकस AI मॉडल्स और सिमुलेशन को इंटीग्रेट करके रोबोट को लॉजिक डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन और लर्निंग कैपेबिलिटीज देना है, जिससे फिजिकल वर्ल्ड टास्क एग्जीक्यूशन और ऑटोनोमस बिहेवियर का स्कोप बढ़ेगा। बिल्कुल स्मार्टफोन OS जैसा एक स्टैंडर्ड इकोसिस्टम बिल्ड करने का प्लान है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो एनवीडिया कुछ टाइम से एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है ऑन ए लॉट ऑफ थिंग्स, और वही क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा है। अगर आप भी सेम सोचते हो तो मुझे कमेंट्स में अपनी थॉट्स बताना विद #NVIDIA एक्सपेंशन एंड NVIDIA क्रिटिसिज्म। इसके ऊपर हम एक स्पेशलाइज्ड वीडियो भी आने वाले टाइम में बनाएंगे। बनाना आपका कमेंट्स मुझे डेफिनेटली बताना। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? वेल, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, स्लॉप को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है, जिसका मीनिंग है जनरली लो क्वालिटी, मेसी, ये यूजलेस आउटपुट, ये होता है। अब इससे इस वीडियो के साथ क्या रिलेशन है? ये कि AI कॉन्टेक्स्ट में AI स्लॉप का मतलब होता है बिना डेप्थ का, रिपीटेटिव या ओवर हाइप्ड या वैल्यूलेस कंटेंट जो सिर्फ क्वांटिटी के लिए जनरेट किया गया हो, ना कि रियल यूज या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या नाडेला ने कहा है कि लोगों को AI को स्लॉप की तरह देखना बंद करना चाहिए और उसे बाइसाइकिल फॉर द माइंड समझना चाहिए, यानी AI जो ह्यूमन थिंकिंग और प्रोडक्टिविटी को एम्पलीफाई करे। उनके अकॉर्डिंग 2026 AI के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहां इंडस्ट्री को हाइप और गिमिक्स से निकलकर रियल वर्ल्ड वैल्यू, रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल यूज पर फोकस करना होगा। नाडेला ने यह भी बोला है कि सिर्फ पावरफुल मॉडल्स बनाना काफी नहीं है, बल्कि AI सिस्टम को डेली वर्कफ्लोस में डीपली इंटीग्रेट करना जरूरी है, ताकि एक्चुअल काम इजी और इंपैक्टफुल हो। अब तुम क्या सोचते हो, AI स्लॉप इज रियल और नॉट? मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन AI स्लॉप टैग यूज करके बताना। फिर अगली न्यूज है बोस्टन डायनेमिक्स से। बोस्टन डायनेमिक्स जो रोबोट्स बनाती है, वो उसी कंपनी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन एंड रोबोट एटलास को गूगल के डीप माइंड के AI फाउंडेशन मॉडल्स इंक्लूडिंग गूगल के जेमिनी रोबोटिक्स के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान अनाउंस किया है, जिससे रोबोट को एडवांस्ड परसेप्शन, रीजनिंग, प्लानिंग और रियल वर्ल्ड टास्क अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंस्टेड ऑफ सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड मूवमेंट्स। नया एटलास अब रिसर्च से प्रोडक्शन फेज में एंटर कर रहा है और इसे Hyundai फैक्ट्रीज और डीप माइंड के रिसर्च एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टास्क, मैनिपुलेशन और ऑटोनोमस बिहेवियर परफॉर्म कर पाएगा। अब ये एक स्ट्रेट आउट कंप्यूटर होगा मस्क के XAI के ऑप्टिमस प्राइम ह्यूमन एंड रोबोट से। फिर नेक्स्ट न्यूज है OpenAI से। OpenAI अब एक ऑडियो फर्स्ट AI पर बिग बेट लगा रहा है, जहां एक नेक्स्ट जेन कन्वर्जेशनल वॉइस मॉडल बिल्ड हो रहा है जो रियल टाइम, इंटरप्टेबल, नेचुरल ह्यूमन लाइक डायलॉग सपोर्ट करेगा और यूजर के बोलते ही वक्त रिस्पॉन्ड भी कर पाएगा।
बिना स्क्रीन के डिपेंडेंसी पे। कंपनी का विजन है स्क्रीनलेस कंप्यूटिंग, जिसमें फ्यूचर में ऑडियो सेंट्रिक डिवाइसेस जैसे स्मार्ट स्पीकर, वेरेबल्स और ग्लासेस के थ्रू हैंड्स फ्री ऑलवेज ऑन एआई असिस्टेंट्स मिलेंगे, क्योंकि सिलिकॉन वैली अब स्क्रीन से अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करके वॉइस को नेक्स्ट प्राइमरी इंटरफेस मान रही है। अब थोड़ा यूरोप घूम के आता है। यूरोपियन बैंक्स 2026 में प्लान बना रहे हैं कि लगभग 2 लाख जॉब्स कट की जाएगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एआई ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग टूल्स और एडवांस्ड एनालिटिक वर्कफ्लोस रैपिडली अडॉप्ट हो रहा है, जिससे मैनुअल और रिपीटेटिव रोल्स डिक्लाइन हो रहे हैं। ये रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल बैंकिंग कॉस्ट प्रेशर्स और टेक इंटीग्रेशन की वजह से आ रही है, जहां बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, कंप्लायंस और बैक ऑफिस फंक्शन में एआई सिस्टम के यूज करके एफिशिएंटली बढ़ा रहे हैं, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स रिडक्शन। अब तक एआई के बारे में बात ही कर चुके हैं, तो इस साल एआई कैसा रहेगा चलो बताता हूं। 2026 में एआई इंडस्ट्री का फोकस अब बिगर इज नॉट ऑलवेज बेटर से प्रैक्टिकल वैल्यू और रियल वर्ल्ड यूज केसेस पर शिफ्ट होगी, जहां कंपनीज एलएलएम के ब्रूट फोर्स स्केलिंग से हटकर स्मॉलर फाइन ट्यून्ड मॉडल्स, एड्स डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस एम्बेडेड फिजिकल डिवाइसेस पर काम करेंगे, जो ह्यूमन वर्कफ्लोस में क्लियरली इंटीग्रेट हो सके। लाइक IBM वाटसन की स्मॉलर एआई मॉडल्स, मेटा का लामा 3 जो इसमें है 8B एंड 70B, ये फिर आती है मिस्ट्रल एआई का मिस्ट्रल 7B और मिक्सट्रल, गूगल का गेमा मॉडल एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 में एआई अडॉप्शन का मतलब होगा क्लियर ROI, कॉस्ट एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी, जहां कंपनीज एआई को एक्सपेरिमेंट्स या हाइप के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने, प्रोडक्टिविटी मेजर करने और बिजनेस आउटकम्स डिलीवर करने के लिए डिप्लॉय करेंगी। यानी एआई अब डेमो फेज से निकलकर प्रोडक्शन फर्स्ट माइंडसेट पर एंटर करेगा। आपको क्या लगता है एआई कैसे परफॉर्म करेगा इस साल? अपना ओपिनियन मुझे खास एआई यूज करके बताना। इसके साथ साथ एजेंटिक एआई में वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट इसी साल थोड़ा नाम कमाएगा। कैसे? चलो बताता हूं इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट टॉप रिसर्च ऑफ द वीक। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट आज भी बहुत पॉपुलर है, व्हिच इज कॉल्ड एज एजाइल डेवलपमेंट या फिर स्क्रम भी बोल लो। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ये वीडियो देख रहा है तो दे कैन इजीली रिलेट इट। अब एजाइल या स्क्रम ये ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जिसका फोकस प्रेडिक्टेबल डिलीवरी, टीम कोऑर्डिनेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर होता है। इसका काम 1 से 2 वीक के शॉर्ट स्प्रिंट्स या डेडिकेटेड टाइम स्प्रिंट्स में डिवाइड होता है। रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरीज और बैकलॉग के फॉर्म में मैनेज होती है। स्टैंड अप्स, स्प्रिंट प्लानिंग, रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव्स रेगुलर होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कम होती है पर प्रोसेस क्लैरिटी और कंट्रोल ज्यादा होता है। चेंजेस अलग होते हैं लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। एजाइल का कोर फोकस होता है प्रोसेस प्लस पीपल प्लस डिलीवरी स्टेबिलिटी। वही दूसरी तरफ वाइब कोडिंग एक डेवलपर सेंट्रिक फ्लो बेस्ड अप्रोच है जिसमें इंट्यूशन और ज्यादा स्पीड इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपर एक लूज आइडिया से स्टार्ट करता है और कोडिंग के थ्रू सॉल्यूशन डिस्कवर करता है। एआई टूल से बॉयलर प्लेट, लॉजिक और इफेक्टर्स फास्ट मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर बाद में आता है। माइंडसेट होता है पहले काम करो फिर परफेक्ट करो। वाइब कोडिंग का फोकस है मोमेंटम प्लस क्रिएटिविटी प्लस फास्ट फीडबैक। अब इसका वर्कफ्लो कुछ ऐसा होता है कि डेवलपर एक वेग प्रॉब्लम या आइडिया से स्टार्ट करता है कोडिंग करना, फिर एआई को एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट दिया जाता है, फिर उस जनरेटेड कोड को रन करके फीडबैक लिया जाता है, फिर जो गलत लगता है उसे इटरेट या ट्विक किया जाता है। धीरे धीरे एक वर्किंग प्रोडक्ट शेप लेता है और इस अप्रोच से प्रोटोटाइप पहले, डॉक्यूमेंटेशन बाद में आती है। और कहां वाइब कोडिंग बेस्ट काम करता है ये सुनो। वाइब कोडिंग एमवीपीज और प्रोटोटाइप्स के लिए आइडियल है। हैकाथॉन्स और साइड प्रोजेक्ट्स में भी ये काफी इफेक्टिव होता है। स्टार्टअप्स के अर्ली स्टेजेस में स्पीड प्रोवाइड करता है। इंटरनल टूल्स और ये क्रिएटिव कंज्यूमर एप्स के लिए ये पहले यूजफुल है। जहां स्पीड परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वहां वाइब कोडिंग शाइन करता है। लेकिन बहुत सारा जगह ये रिस्की भी होता है, जहां लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम में मिसयूज या ये इसका यूजेस नहीं हो सकता, ये लिमिटेड है इसका यूज। सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जैसे मेडिकल, एविएशन, फाइनेंस के लिए ये बहुत ही रिस्की है। बड़ी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड टीम्स हाइब्रिड मॉडल को ही फॉलो करता है। अर्ली फेज में वाइब कोडिंग, फिर लेटर फेज में स्ट्रक्चर प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है। अब वाइब कोडिंग एक माइंडसेट है। वाइब कोडिंग का मतलब एआई के साथ फ्लो में रहकर सॉफ्टवेयर बनाना, पहले बिल्ड फिर पॉलिश और आइडिया को कोड के थ्रू डिस्कवर करना होता है। मतलब ये कि बस कुछ चौचले हैं। तुम्हारा क्या थॉट है वो मुझे वाइब कोडिंग को लेके बताना विद #वाइब कोडिंग। एक कम्युनिटी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ अपना थॉट्स, तब तक हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और अगला सेगमेंट है रिलीजेस एंड लॉन्चेस ऑफ द वीक।
एक डिवाइस रिसेंटली वायरल हुआ जो जोमेटो की सीईओ दीपिंदर गोयल है, उन्होंने अपने फेस पे एक डिवाइस लगाया था जिसका नाम है टेम्पल। ये टेम्पल एक माउंटेड वेरेबल सेंसर नॉन इन्वेसिव ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसे सेरिब्रल ब्लड फ्लो और टिश्यू ऑक्सीजनेशन जैसे पैरामीटर्स रियल टाइम में एस्टिमेट किया जाता है। सुनने में कितना एडवांस लगता है ना? लेकिन ये अभी मार्केट में अभी अवेलेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट पर लोग इसको लेकर मीम्स बना रहे हैं और डिबेट हो रही है कि ये क्या सच में एजिंग और ब्रेन हेल्थ को समझ में हेल्प करेगा या नहीं। बट उसी तरफ एम्स दिल्ली के डॉक्टर शुभंकर दत्ता ने इस डिवाइस को फैंसी बॉयज फॉर बिलियनर्स यानी बड़े बड़े लोगों के चोचले विथ जीरो साइंटिफिक स्टैंडिंग बोला है। कहा है कि इससे क्लेम्स के पीछे अभी तो कोई भी क्लिनिकल वैलिडेशन या स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए लोगों को ऐसा अनप्रूवन गैजेट्स पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। What do you think about this product? Let me know in the comment section with #temple। और फिर वही कंटिन्यू करें रिलीजेस के बारे में या लॉन्चेस के बारे में, तो आपने प्लॉड के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। इसी साल CS में प्लॉड डिस्प्ले हुआ है, तो बताता हूँ कि प्लॉड एक वेरेबल AI वॉइस रिकॉर्डर प्लॉड नोट पिन, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसमें 64 GB का स्टोरेज आता है, 20 आवर का कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, डुअल मेम्स माइक्रोफोन और AI ट्रांसक्रिप्शन इन 112 लैंग्वेजेस जैसे टेक्निकल स्पेक्स इसमें मिलती है। और इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस लगभग 14,000 से 15,000 या 16,000 है। ये डिवाइस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसमें यूजर्स मीटिंग्स, लेक्चर्स या कन्वर्सेशन का AI पावर ट्रांसक्रिप्ट और समरी पा सकते हैं। प्लॉड का मेन काम ये है कि वो मीटिंग्स और कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और स्मार्ट समरीज बना के प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और ये सक्सेस होगा या फेल, तुम्हारा काम आएगा कि नहीं, वो मुझे भी कमेंट में एक बार बताना विद #प्लॉड। फिर नेक्स्ट रिलीज है ब्लैकबेरी। हाँ, ब्लैकबेरी। यू वोंट बिलीव कि ब्लैकबेरी फिर से लॉन्च हो रहा है। वेल, नॉट विद द सेम मेकओवर बट विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक क्लिक्स कम्युनिकेटर। एक रेट्रो स्टाइल एंड्रॉइड स्मार्टफोन डेब्यू किया जिसमें एंड्रॉइड 16, 5G, 256 GB ऑनबोर्ड प्लस माइक्रो SD एक्सपेंडेबिलिटी अप टू 2 TB, 400 mAh बैटरी लाइफ, NFC और 50 मेगापिक्सल कैमरा जैसे स्पेक्स और अप्रोक्सीमेटली $499 यानी लगभग 41,000 प्राइस के रखा गया है, जो कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है फिजिकल क्वेटी कीबोर्ड जो ब्लैकबेरी से बहुत हद तक रिजेंबल करता है। ये फोन CS में जनवरी स्टार्ट में डिस्प्ले हुआ था और प्री ऑर्डर्स उसी टाइम स्टार्ट हो गया है विद शिपिंग एक्सपेक्टेड लेटर इन 2026। क्लिक्स कम्युनिकेटर का मेन एम ये है कि वो डिस्ट्रैक्शन कम करके फोकस्ड मैसेजिंग और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे, स्पेशली उन यूजर्स के लिए जो 2 फोन यूज करते हैं या मिनिमल फोन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लाइक सीरियसली, डिस्प्ले के जमाने में कीबोर्ड फिर से आया है। चल पाएगा? चाहे जो भी हो, आखिर यही एक प्रॉब्लम थी जिसने मार्केट को एक टाइम पे डिसरप्ट किया था। वो जो स्टीव जॉब्स का वो वाला इंसिडेंट याद है? अब याद करो, तब तक मैं नेक्स्ट रिलीज बताता हूँ। तो नेक्स्ट रिलीज है OLED टीवी। अब इसे नेक्स्ट रिलीज बोलो, लॉन्च बोलो या फिर अपडेट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आया है स्ट्रेट फ्रॉम LG ने एक OLED टीवी डिस्प्ले किया है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर आप पूछोगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत छोटी बात है और बहुत छोटी सी डिस्प्ले भी, विच इज अबाउट 9 मिलीमीटर लेंथ। ये एक 4K स्मार्ट टीवी होने वाली है जिसमें 4K रेजोल्यूशन, OLED रिच कलर्स के साथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश सपोर्ट और वायरलेस डिजाइन जैसे अल्ट्रा थिन 9 मिलीमीटर वॉलपेपर फॉर्म फैक्टर। मतलब वॉलपेपर और टीवी में कोई डिफरेंस नहीं है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मिड टू लेट 2026 लॉन्च होगा ग्लोबली, जिससे बर्स को अल्ट्रा थिन डिजाइन और कटिंग एज फीचर्स भी मिलेंगे। आई कैंट अफोर्ड दिस, कैन यू? टेल मी इन द कमेंट्स विद #OLED और ये भी बताना कि OLED रेवोल्यूशन आने वाले टाइम में कहां तक जाएगा। देन फाइनली द नेक्स्ट सेगमेंट, बाजार न्यूज ऑफ द वीक। इंडियन स्टार्टअप्स ने 2025 में टोटल $11 बिलियन रेज किए, जो 2024 के $12 बिलियन से 8% कम है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू और बड़े चेक्स पे फोकस कर रहे हैं। सीड राउंड्स और IPO की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। अब फाउंडर्स IPO रूट को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे ओवर 43,000 करोड़ यानी 41,000 करोड़ रेज हुआ और लेट स्टेज कंपनीज डेट फाइनेंसिंग भी यूज कर रही है, इंडिकेटिंग इकोसिस्टम एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। फिर द सस्टेनेबिलिटी माफिया और सोस माफिया को जीरोधा से 2 करोड़ का CSR फंडिंग मिला है, जिसका यूज क्लाइमेटिक एजुकेशन को एक्सपांड करना, 20 से ज्यादा अर्ली स्टेज क्लाइमेट स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने और 300 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने में होगा। ये फंडिंग इंडिया के क्लाइमेट इकोसिस्टम के की गैप्स जैसे इंडस्ट्री रेडी टैलेंट की कमी, अर्ली स्टेज फाउंडर वैलिडेशन
और इनोवेटर को कैपिटल से जोड़ने जैसे ये टर्म्स को एड्रेस करने के लिए लिया गया है। इंडिया के प्रॉपटेक स्टार्टअप ट्रूभा ने 6.3 मिलियन सीरीज ए फंडिंग रेज की है, जिसमें स्टेलरिस वेंचर पार्टनर्स और ओरियस वेंचर पार्टनर्स लीड इन्वेस्टर रहा है। और ये राउंड सीसीपीएस कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू स्ट्रक्चर था, जिसे कंपनी की पोस्ट मनी वैल्यूएशन $30 मिलियन पहुंच गई। टेक्निकली ट्रूभा अपने डेटा ड्रिवन रियल एस्टेट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म में ये कैपिटल स्केलेबल इंफ्रा, वर्किंग कैपिटल और एंड टू एंड ट्रांजैक्शन वर्कफ्लोस लाइक प्रॉपर्टी डिस्कवरी, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग इनसाइट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करेगी। अब नेक्स्ट न्यूज है, बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप इवन ने 20 मिलियन फ्रेश फंडिंग रेज की है लकी ग्रूम और अल्फा वेब से, जिसमें शार्प वेंचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और इससे कंपनी का टोटल फंडिंग लगभग $70 मिलियन हो गया है। ये कैपिटल इवन अपने बेंगलुरु हॉस्पिटल को स्केल करने और अपने इंटीग्रेटेड केयर मॉडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करेगा, जहां कंपनी मेंबरशिप लेड प्लेटफॉर्म से मूव करके फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन रही है। फिर न्यूज है चेन्नई से, जहां चेन्नई बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप माइलापे ने ऑनगोइंग फंडिंग राउंड में $1 मिलियन रेज किया है, जिसमें सीडीएम कैपिटल, क्रेडिट साइसोन के साथ ग्रोथ वेंचर्स और स्ट्रेटेजिक एंजल इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया। ये फंडिंग माइलापे अपने पेमेंट स्टैक को स्ट्रॉन्ग करने, बैंक्स और एग्रीगेटर्स के साथ इंटीग्रेशंस बढ़ाने और अपने यूनिफाइड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए यूज करेगा। अब बात करते हैं आईपीओस के बारे में। तो पहले आता है डेटाब्रिक्स, जो 2021 में आईपीओ मिस कर गया था। अब 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, $4.8 बिलियन रेवेन्यू रन रेट, $1 बिलियन ए रेवेन्यू, 140% नेट रिटेंशन, पॉजिटिव कैश फ्लो और $134 बिलियन रेवेन्यूशन के साथ वेरी लाइकली एक पॉसिबल आईपीओ कैंडिडेट है इस साल का। कोहेर, जो एंटरप्राइज और गवर्नमेंट के लिए सिक्योर एआई बनाता है, विद $7 बिलियन वैल्यूएशन और $150 मिलियन ARR के साथ पब्लिक लिस्टिंग में भी इंटरेस्ट दिखा चुका है। और जबकि एंथ्रोपिक आईपीओ एक्सप्लोर कर रहा है, तो करंटस्पेस के हिसाब से कोहेर 2026 के पहले ही प्रोबेबल आईपीओ कैंडिडेट हो सकता है, जिसके क्लाइंट्स में ओरेकल, डेल और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल है। फिर नेक्स्ट है कानवा, एक वेब बेस्ड डिजाइन टूल ऑल्सो, जो $42 बिलियन वैल्यूएशन, $3.3 बिलियन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू और 240 मिलियन मंथली यूजर्स के साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखाता है और आईपीओ के लिए एक की कंटेंडर है इसी साल। और भी कई सारे कंपनीज लाइक क्वांटिनम, स्पेस और डिफेंस टेक में K2 स्पेस, SpaceX, एंडोरिल इंडस्ट्रीज और हमारे काल भाई नथिंग का काल पे ने भी अनाउंस किया है कि नथिंग आने वाले 3 सालों में आईपीओ रेडी बन रहा है। इंडिया में भी इसी साल बहुत सारे फर्म्स जैसे ओयो, फोन पे, जिप्टो जैसे नामी दामी ब्रांड्स इसी साल आईपीओ फाइल करेंगे, टारगेटिंग 50,000 करोड़ रुपीस। इफ आई मिस्ड एनी देन टेल मी इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। और भी न्यूज है लाइक अमेजन की एलेक्सा रिलेटेड, AMD का नया AI PC प्रोसेसर, उबर का नया टैक्सी लूसिड और न्यूरो, अपाचे हेलीकॉप्टर डील, DRDO का लेटेस्ट डेवलपमेंट और ट्रम्प का लव फॉर ग्रीनलैंड, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मेक श्योर यू स्टे विथ मी, कहीं मत जाना। मिलता हूँ ऑन कमिंग मंडे। एंजॉय। हर हर महादेव।